ये जो आज कितने दिन तक वैलिड है ट्रैवल करने का फॉरन? मतलब आपको टिकट में मेंशन था। अच्छा, कितने दिन पहले की रिपोर्ट होगा? थोड़ी जगह ऐसा है 48 आवर्स है, थोड़ी जगह 72 आवर्स यानी 3 डेज तक। थोड़ी जगह 96 आवर्स। अब दुबई का क्या है? दुबई का 72 आवर्स 3 दिन। बहुत दिन हुई। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर। काम बुक करा रही हूँ वालेकुम तो सलाम। फोन पे एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि हम लॉन्ग आइडिया था क्योंकि क्या है अभी ज़्यादा केसेस बढ़ने की वजह से वो लॉन्ग टाइमिंग भी कम कर देते। कौन बात कर बेटा? ये जरा ऑडियो बंद कर लेके बात करो। हेलो, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ तक पढ़ाए थे बेटा लास्ट क्लास में हम? सर हाइड्रोजन एंड कंपाउंड। हाँ, हाइड्रोजन कंपाउंड्स में मैं वो क्या बोलते हैं वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में समझाया था ना? यस सर। हाँ बेटा, हार्डनेस क्यों आता, सॉफ्ट हार्डनेस को कैसा रिमूव करते हैं, टेम्पररी परमानेंट सर वो चैप्टर हो गया सर, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलते बोले खाली। हाँ बेटा, इसके अंदर थोड़ा मतलब अभी D2O के बारे में इंट्रोडक्शन है थोड़ा। मैं D2 और H2O2 इंट्रोडक्शन देके मैं खत्म कर देता हूँ बेटा, अभी 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू करते हैं। ठीक है ना बेटा? तो इधर देखिए बेटा, अब जो D2O के बारे में है बेटा, ये हेवी वाटर बोल के बुलाते हैं इसको। जी बेटा, ऑर्डिनरी वाटर के अंदर हेवी वाटर D2O रहता, यानी कि अपने H2O में ही D2O रहता। अब ऑर्डिनरी वाटर के 6000 मॉलिक्यूल्स रहे तो एक मॉलिक्यूल आपको D2O का मिलता। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो ये जो है H2O D2O, ये दो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिफरेंस रहते हैं। D2O के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज, विस्कोसिटी, ये पूरे वैल्यूज ज्यादा रहते। सुन रहे हैं बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? यस। H2O से D2O के मेल्टिंग पॉइंट वैल्यूज, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज, सरफेस टेंशन, वो पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा रहते। लिसनिंग बेटा, सुनिए आ रहा? जी सर। जी बेटा, जब किधर जाके अब रिएक्टिविटी के बारे में बोल रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिएक्टिविटी H2O की ज्यादा रहती। दो चीजें हैं बेटा, एक रिएक्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दो वैल्यूज किसके ज्यादा रहते? H2O के ज्यादा रहते। और बाकी के फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरे D2O के ज्यादा रहते। ये समझ लिए आप लोग? यस सर। जी बेटा, उसके बाद देखिए बेटा, D2O को कैसा प्रिपेयर करते हैं, इसके 2-3 प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है, समझा देते बेटा। फिर उसके बाद में H2O2 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देके छोड़ देते बेटा। ये देखिए, D2O ऑर्डिनरी वाटर से प्रिपेयर कर लेते। ऑर्डिनरी वाटर को कंटेनर में ले लेते, ले लेके क्या करते, यहाँ तक भर देते और इसके अंदर जो है थोड़ा NaOH डाल देते। N/10 NaOH सोल्यूशन बोल के बुलाते हैं इसको, यानी कि 0.5 m NaOH सोल्यूशन इसके अंदर डाल लेते। यानी कि वी आर टेकिंग दी वाटर इन दिस एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NaOH इज एडेड। फिर ये स्टील कंटेनर कैथोड के ऐसा काम करता और उसके बाद में इसके अंदर जो है पोरस निकल प्लेट को रख देते। ये एनोड के ऐसा काम करता। एनोड कैसा काम करता, ये निकल प्लेट को यहाँ फिक्स कर देते। कंटेनर एक्सेस दी कैथोड, ये ऑर्डिनरी वाटर है ये पूरा। तो क्या करते हैं मालूम, अब इलेक्ट्रोलाइसिस करते, इलेक्ट्रिसिटी पास करते। सुन रहे बेटा क्या बोल रहा हूं मैं?
इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो H2O2 जो ऑर्डिनरी वाटर के बॉन्ड से 16 टाइम्स जल्दी ब्रेक होते, हेवी वाटर के बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते, इसीलिए ऑर्डिनरी वाटर एवापोरेट होते जाता। ये वॉल्यूम 1/4 हुए तक कम करते, 1/4 तक कम करके फिर उसके बाद में इसको और एक कंटेनर में लेके इलेक्ट्रोलाइसिस करते, फिर उसके बाद में फिर और एक कंटेनर में लेते। ऐसा एट द एंड ऑफ द सेवेंथ स्टेज के एंड में आपको आप तकरीबन 60 लीटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो आपको 1 ml D2O मिलता। तो ऑर्डिनरी वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको 7th स्टेज में आपको क्या मिलता बेटा? एट द एंड ऑफ द 7th स्टेज यू विल गेट द D2O. So this is about the preparation of the D2O by the electrolytic method. फिर एक बार समझा रहे हैं, सुनिए बेटा। We are taking the ordinary water. एग्जाम में आता नहीं आता बेटा, ये नहीं आता, मगर सुनिए नहीं आता, इम्पोर्टेंट नहीं, अभी सिलेबस से निकाल दिया है ये। तो अब थोड़ा एक बार देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑर्डिनरी वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करे तो 16 टाइम्स H2O के बॉन्ड जल्दी ब्रेक होते, एवापोरेट हो जाता। यहाँ पे D2O बचते जाता। फर्स्ट स्टेज में वॉल्यूम 1/4 तक कम करते, उसके बाद में और एक कंटेनर में डाल के इलेक्ट्रोलाइसिस करते, और एक कंटेनर में डालते, और एक कंटेनर में डालते। ऐसा एट द एंड ऑफ द 7th स्टेज आपको D2O मिलता। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड। ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। तो एक D2O का रिएक्शन नो, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूटीरोलाइसिस बोल के बोलते। पानी से रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस बोलते, D2O से रिएक्शन को ड्यूरोलाइसिस बोलते। AlCl3 है भाई, कौन सा भी सॉल्ट ले लो, सॉल्ट व्हेन रिएक्ट्स विद द D2O, सॉल्ट वाटर से रिएक्ट हुआ तो हाइड्रोलाइसिस बोलते। सॉल्ट जो है D2O से रिएक्ट हुआ तो ड्यूटीरोलाइसिस बोल के बुलाते। AlCl3 + 3D2O ये ले रहा हूं मैं, तो आपको क्या फॉर्म होगा? AlOD3 फॉर्म होगा, taken thrice plus DCl फॉर्म होगा, 3DCl फॉर्म होगा। ओके बेटा, ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं बोले तो ड्यूटीरोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। सुन रहे बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक रिएक्शन नोट करिए, ए प्रिपरेशन मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। 7 स्टेजेस के एंड में आपको D2O मिलता, ये इसको नोट कर लीजिए आप। आईपी पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं आ रहा है, सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी आप नोट कर लो, ये शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं आपको। तो ये D2O के प्रॉपर्टीज के अंदर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी, वो बोल दिया मैं। इसके यूजेस भी नोट करिए आप। D2O को मॉडरेटर के जैसा यूज करते। मॉडरेटर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करने के वास्ते यूज करते। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की वेलोसिटी कम नहीं हुई तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता, रिएक्टर बस्ट हो जाता। सुन रहे हैं? वो बॉम्ब बन जाता वो। तो इसीलिए उसके वेलोसिटी को कम करने के वास्ते D2O को यूज करते। किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम। न्यूट्रॉन अगर निकलते गया स्पॉन्टेनियसली एक रिएक्शन में, एक बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट बस्ट हो गया तो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते। फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स दूसरों से मिलते, फिर वो जाके फिर ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता। तो उनकी वेलोसिटी कम करे तो एनर्जी यूटिलाइज होती, अगर वेलोसिटी कम नहीं करे तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होके बस्ट हो जाता। तो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर इज ए डिवाइस, उसके अंदर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन फिशन रिएक्शन होता और उसकी एनर्जी इस्तेमाल में लेके आते। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? yes sir तो न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करने के वास्ते D2O को यूज करते। स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म मालूम करने के वास्ते D2O को यूज करते, उसको ट्रेसर बोलते। D2O इज यूज्ड एज ट्रेसर एंड मॉडरेटर, ये दो याद रख लो। ये D2O के प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन है। D2O की एक प्रॉपर्टी है ड्यूटीरोलाइसिस, और ये यूजेस। ओके बेटा, तो दिस इज अबाउट दी D2O। excuse me sir हेलो
Sir, this is our first class, sir. JL40 student. 1240 is first class today. Whatever it may be, beta, listen to me. I am explaining you about the D2O बेटा, D2O and H2O2 इसके बारे में समझा रहे मैं। आप लोग आज ही ज्वाइन हुए क्या? जी सर। जी बेटा, तो थोड़ा आप अभी एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू कर रहे हैं, वहां से सुनिए आप। ये चैप्टर लास्ट में है, तो ये चैप्टर जो है हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स पढ़ाया था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया बेटा इन लोगों को। तो हम जो है अभी एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू कर रहे हैं, तो एक 2-3 मिनट में कंप्लीट हो जाता बेटा। ये कंप्लीट हो गया समझिए ऑलमोस्ट ऑल। D2O के बारे में बोला और H2O2 निकाल दिया सिलेबस से, अब उसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ से सुनिए आप, ठीक है? सुन रहे हैं ना? सुन रहे सर। हाँ, देखिए आप, एस ब्लॉक Yes, sir. एलिमेंट्स है। सर इसमें से एल क्यों नहीं आता ना एस सर? ब्लॉक LAQ नहीं आता, इससे SAQ और VSAQ आते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट एक SAQ आता है या VSAQ आते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट से। जी, listen here beta, those elements in which last electron present in the s orbital, last electron s orbital में है तो वो एलिमेंट को s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। चलो भाई एक एग्जांपल ले लिया, सोडियम ले लिया। सोडियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, नंबर इसका 11 है। राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है आपको? s ऑर्बिटल। S orbital. ये तो कौन से ब्लॉक का है? ये s ब्लॉक एलिमेंट है ये। Block. हाँ बेटा, s ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में है, ऐसा। ये लेफ्ट साइड में है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में। ये देखिए ऐसा स्केलेटन है, इधर बाजू s ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो there are two groups are there for the s block element. First one is the 1A group, second one is the 2A group. Okay, s block elements are present in how many groups? Two groups. First group is called as the alkali metals, second group is known as the alkaline earth metals. First A group elements are what beta? Lithium है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स कौन से है भाई? वो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रैंशियम है, बेरियम है और रेडियम। ये रेडियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये ग्रुप एलिमेंट्स को थोड़ा नोट कर लो आप लोग। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स है और ये सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स है। इनको फर्स्ट ए क्यों बोले? इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आप 1s2 2s1, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आपको 3s1 कॉन्फ़िगरेशन से खत्म होता। इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 आता, 5s1 6s1 7s1। इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आपको 1s2 2s2, ये 2s2 से खत्म हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 से खत्म होता, 4s2 5s2 6s2 7s2. Last shell contains 2 electrons. That's why these are the 2A group elements. If the last shell contains 1 electron, that is the 1A group element. 1A group. 1A group elements कौन से है? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These are called as the alkali metals. इनको alkali metals बोलते हैं। ये बाजू वालों को अल्कालाइन एर्थ मेटल्स बोलते हैं। एर्थ क्रस्ट में इनका अकरेंस ज्यादा रहता। अल्कालाइन मतलब बेसिक है और एर्थ क्रस्ट में ज्यादा मिलते, तो इनको अल्कालाइन एर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। अरबी का टर्म है एशेस ऑफ वुड है अल्कली का मतलब। खैर व्हाटएवर इट में भी बेटा, ये अल्कली, अल्कलाइन, अल्केन्स, ये पूरे अरबी के टर्म्स है। ये केमिस्ट्री का जो फाउंडर है अरबी से हुई बेटा फाउंडेशन। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको? फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज दी अल्कली मेटल्स। ठीक है? Yes, अल्कली का मतलब यहाँ पे बेसिक नेचर में रहता है। बेसिक का मतलब इनको पानी में डाल दो बेसिस फॉर्म होते हैं।
लिथियम को पानी में डाल दो, लिथियम हाइड्रोक्साइड आता, बेस है। सोडियम को पानी में डाल दो, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड आता, हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और इनके ऑक्साइड्स को भी जो है बेसिक नेचर रहता, या Li2O, या Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, all these are the bases. When these are dissolved in water, we will get the bases. That's why these are known as the basic metals. Basic metal means alkali metals, right? लिसनिंग बेटा, सुन रहे हैं? Yes, sir. जी बेटा, अब देखिए, अब नेक्स्ट उसके बाद में हाईली रिएक्टिव बेटा, ये these are highly reactive because these are having only one electron in their last shell. एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे के जो है इन लोग स्टेबल होने की चक्कर में रहते, तो these are कैसे है वो, हाईली रिएक्टिव। Reducing agent. हाँ बेटा, क्योंकि दे लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड्स, एंड जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाले हैं, तो इनकी आईपी वैल्यू कम रहती। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की आईपी वैल्यू कैसी रहती भाई, कम रहती। टॉप टू बॉटम आईपी वैल्यूज फर्दर डिक्रीज होते, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आईपी वैल्यूज फर्दर डिक्रीजेस। दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स and having less IP values. IP values decreases from lithium to cesium. ये फ्रांशियम को बाजू को रख दो, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रांशियम, ठीक है, उसकी अलग रहती केमिस्ट्री उसकी। तो टॉप टू बॉटम आईपी वैल्यूज क्या होते, डिक्रीज होते, ओके। अब रही बात मेटालिक नेचर के बारे में, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा तो मेटालिक नेचर भी इंक्रीज होता, ठीक है बेटा, सुन रहे हैं? Yes, sir. Top to bottom, metallic nature is increases. Cesium is more metallic. Most electropositive element in the periodic table is the cesium. इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई भी नहीं है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट सीजियम है। तो ये एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स बोल के बुलाते। कौन से एजेंट्स है? रिड्यूसिंग एजेंट्स है, ठीक है बेटा। तो जनरली इन लोगों में कलर्स हुए कुछ भी नहीं रहता, मगर इनको जला दिए, दे गिव्स दी फ्लेम कलर्स। इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी एक्साइट होने की वजह से बॉन्ड करते ही फ्लेम में कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। इन लोगों जो कलर से बॉन्ड होते, लिथियम और सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ये कलर्स प्रोड्यूस करते बेटा, ये जलते खुद फ्लेम कलर्स देते। लिसनिंग? Yes, sir. जी बेटा, ये लिथियम क्रिम्सन रेड कलर में बर्न होता, क्रिम्सन रेड कलर, लिथियम जो फ्लेम कलर देता, क्रिम्सन रेड कलर, ओके, कैरामाइन रेड बोल के भी बुलाते, और क्रिम्सन रेड कलर में बर्न होता। सोडियम येलो कलर में, गोल्डन येलो कलर में बर्न होता, सोडियम बर्न्स विद द गोल्डन येलो कलर। Now potassium burns with Violet. the pale violet color, pale violet color, ज्यादा नहीं, हल्का violet color में। और रुबीडियम जो है Red violet. रेडिश वायलेट कलर में बर्न होता, रेडिश वायलेट, ओके बेटा, रेड वायलेट थोड़ा मिलावा रहता। और इन जो है सीजियम डार्क Blue ब्लू color. कलर में, यानी एकदम वायलेट कलर में बर्न होता, तो ब्लू कलर में बर्न होता। So these are the flame colors of the first A group elements. Generally, these are not having colors, but when these are burned, they gives the different flame colors. ठीक है? तो lithium burns with the crimson red, sodium burns with the yellow color, potassium burns with the which color? Pale violet color. Rubidium burns with the reddish violet color, cesium burns with this that is the blue color, sky blue color में burnt होता। Why the first A group elements are highly reactive? बोले तो क्या बोलेंगे reason? These are having one electron in their last shell. That's why these are reactive. By losing one electron, they get this stability. That's why these are highly reactive, having less IP values, easily loses their electron and forms their compounds. समझ में आ रहा बेटा? Yes, sir.
तो उसके बाद में देखिए बेटा, ये जो एलिमेंट्स इजी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते ना, तो इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करते, लिथियम को छोड़ के। लिथियम की आईपी थोड़ी बहुत ज्यादा है साइज कम रहने से, तो रिमेनिंग सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम को ज्यादा यूज करते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलते हैं? फर्स्ट चैप्टर में पढ़े अपन। फोटोन एक लाइट को पास कर दिए मेटल पे, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते। ठीक है भाई। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन से मेटल्स को यूज करते बोले तो क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स को यूज करते, लिथियम सोडियम को छोड़ के, राइट? बोलिए बेटा, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes, जी sir. बेटा। देन उसके बाद में देखिए बेटा, इनकी डेंसिटी सबसे कम रहते, डेंसिटी कम रहती, हाईली रिएक्टिव रहने की वजह से इनको केरोसिन में स्टोर कर लेते। केरोसिन में स्टोर करे तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते। उन लोग हवा से भी रिएक्ट हो रहे हैं, पानी से भी रिएक्ट हो रहे हैं, हर जो चीज लगी उनसे रिएक्ट हो रहे हैं, कंपाउंड्स कैसा कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए इन लोगों को केरोसिन में स्टोर कर लेते। लिथियम की डेंसिटी कम है, वे केरोसिन में डाले तभी वो केरोसिन के ऊपर तीरते हुए आ जाता, हवा से मिलता। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? सोडियम के टुकड़े को भी पानी में डाल दिया, ऐसा तड़पते हुए ऐसा 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 रिएक्ट होते रहता, हलते मचलते रिएक्ट हो जाता। लिथियम पानी में डाल दिए रिएक्ट होता और ऊपर आ जाता, केरोसिन में भी इसको डाल दिए ऊपर आके एयर से रिएक्ट होता। तो लिथियम को जो है केरोसिन में भी स्टोर नहीं करते, पैराफिन सॉलिड सॉल्वेंट में उसको स्टोर कर लेते। सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. हाँ, तो क्या बोला मैं? बोलिए। ये सब बोलने का मतलब क्या है? दीज आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर स्टोर्ड इन दी विच सॉल्वेंट बेटा? Kerosene oil. केरोसिन, केरोसिन में इसको स्टोर कर लेते। एंड लिथियम ड्यू टू दी less density, it floats in the kerosene also and reacts with the air. That's why it is stored in the solid solvent. Paraffin में स्टोर कर लेते लिथियम को। जी, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बेटा आप जब से पढ़ा रहा हूँ सब में, तो फ्लेम कलर्स हो गए, आईपी वैल्यूज कैसे रहते, इनके बारे में समझा दिया। तो यहाँ पे जो है, क्वेश्चन चलते हैं सर? हेलो सर ये लेसन से कौन से क्वेश्चन आते हैं? अच्छा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को चले जाना बोल रहे हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे मेरे को टॉपिक। हाँ, तो ये चैप्टर से, हाँ ठीक है भाई, नोट कर लो आप लोग। दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक जो है प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द कैसनर-केल्नर मेथड, ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सर फिर से बोलिए। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है भाई, वही आंसर को कंप्लीट कर लेते। पहले इधर देखिए, पहले इंपॉर्टेंट में चले जा रहे हैं तुम लोग। सर दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये बायोलॉजी में कैसा यूज हो रही है, अपने को बायोलॉजिकली कैसा यूजफुल रहते हैं, इनके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। सुनिए बेटा, फर्स्ट यू टेक दिस वन, सोडियम एंड पोटाशियम। एसएक्यू है ना सर? एसएक्यू भी आता, वीएसएक्यू में। एसएक्यू जनरली इट इज द एसएक्यू बेटा, इंपॉर्टेंट एसएक्यू इज दैट वन, इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। In this chapter there are 3 questions are there. First one is the importance of the 4 marks का क्वेश्चन है ये। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को लिखो बोलता। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस पूछता। और एक क्वेश्चन, हाउ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द कैसनर-केल्नर मेथड। There are
three important SAQs are there in this S block elements. Got it बेटा? आप लोग समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस? तो अभी अभी अब Sir, अपन how sodium hydroxide is prepared by? Kastner-Kellner method, CASTNER, Kastner-Kellner method, Kastner-Kellner method. Okay, sir. ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक Sir, है? अब ये plaster of फर्स्ट Paris का 2 क्वेश्चन मार्क का है ना सर? जी, सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का VSA क्यों है ना? VSAQ भी है, कभी SAQ में भी पूछ लेता बेटा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस लिखो बोलता, सेटिंग के बारे में लिखो बोलता, छोटा टॉपिक है। और एक सीमेंट के बारे में भी पूछता, वो VSAQ है, राइट द कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट बोल के पूछ रहा, ठीक है? तो अभी एक समझा रहा हूँ बेटा, इधर सुन लीजिए आप लोग। तो फर्स्ट वन ये क्वेश्चन बोल दे रहा हूं मैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के यूजेस के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए बेटा, फर्स्ट वन सोडियम एंड पोटाशियम, ये फर्स्ट ग्रुप में आते, इनकी भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन सोडियम पोटाशियम क्या करते हैं, सोडियम है पोटाशियम है, ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते। जनरली नर्व्स का, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसा है भाई, इसके छोटे ऐसे रहते हैं, ये देखिए ऐसा है, समझिए एक न्यूरॉन। ये देखिए ये नर्व इंपल्स को यहाँ से जो है फिर इन दूसरे डेंड्रॉन से मिलता। तो सोडियम एंड पोटाशियम क्या करते हैं, नर्व के जो सिग्नल्स आते, जहन से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं, ये सिग्नल्स को क्या करते, हर न्यूरॉन को पास करते। दे पासेस दिस सोडियम एंड पोटाशियम आयंस, ट्रांसफर द नर्व इंपल्सेस। बोलो क्या बोला मैं, सोडियम एंड पोटाशियम क्या करता, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? Transmit nerve impulses. Transmit the nerve They are useful for the transfer of the nerve impulses. What was the message given? What is the message given by the brain or whatever it may be? जो मैसेज निकला, तो ये मैसेज को पूरे बॉडी को लेके जाते, पूरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसफर करते। समझ में आया ये फर्स्ट फंक्शन? Yes, sir. जी बेटा, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोडियम एंड पोटाशियम का। और एक फंक्शन है भाई ये, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते, बॉडी के जो मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म को मेंटेन करते। डिहाइड्रेशन हो गया भाई, सोडियम पोटाशियम चले गया समझो, तो क्या होता मालूम, कमजोरी आ जाती। सोडियम कम हो गया समझो, तो क्या होता, दिमाग काम ही नहीं करता, खाली बैठ जाते। सोडियम पोटाशियम तो भी कम हो गए समझो, हाथ पैर उठते नहीं, खामोश रह जाते, एकदम बैठ जाते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. जी बेटा, तो बायोलॉजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ मैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द सोडियम एंड पोटाशियम? फर्स्ट यूज बोलिए। Transmit nerve impulses. एंड सेकंड वन बोलिए। Maintenance of osmotic pressure. Ionic. ऑस्मोटिक प्रेशर ionic बेटा, balance. हाँ, तो ब्लड प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते ये, बगैर इसके ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते। सोडियम वगैरह ज्यादा खा लिए तो क्या होता, ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं, नमक खा लिए तो, मालूम है ना आपको? Yes, sir. तो ये जो है सोडियम एंड पोटाशियम ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। तो और एक एंजाइम्स के फंक्शंस के वास्ते भी यूज आते हैं, एंजाइम्स के फंक्शन, एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो है यूजेस ऑफ सोडियम के और पोटाशियम के बारे में बोला मैं, ठीक है? ये याद रख लेते हैं तीन यूजेस। Yes. तो देन अबाउट द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, देखिए बेटा, कैल्शियम थिकनेस ऑफ बोन्स के इस्तेमाल में आता, दांत और हड्डी बनने के वास्ते इस्तेमाल में आता कैल्शियम, सही है ना? Yes, sir. हाँ बेटा, ये तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बारे में बोल रहा हूँ मैं। कैल्शियम जो है, इट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द बोन बेटा। कैल्शियम फास्फेट रहता बोन में, अपने हड्डियों में, दांतों में कैल्शियम फास्फेट रहता। Yes, sir. तो ये कैल्शियम जो है बोन बनने के वास्ते इस्तेमाल में आता बेटा। जी, सुन रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. Yes. उसके बाद में देखिए, ये
मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है एंजाइम्स को एक्टिवेट करता, एटीपी को एडीपी के ऐसा कन्वर्ट करने में काम आता है ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में रहता, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरोफिल में, फोटोसिंथेसिस के वास्ते काम आता है। समझ में आ रहा? यस सर, पोटेशियम ना सर? Magnesium is present in the Magnesium. chlorophyll. Magnesium is present in the chlorophyll and useful for the photosynthesis. यस सर। जी बेटा। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये दो जो है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को परफॉर्म करते, सेल मेम्ब्रेन को रिजिड करते। ये कैल्शियम ब्लड कोआगुलेशन में काम आता। सुन रहे हैं बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। थोड़ा किस्म को एक्टिवेट करता, थायराइड हार्मोन्स वगैरह है ना, ये हार्मोन्स को जो है कैल्शियम जो है वो करता बेटा। तो मैग्नीशियम का और एक फंक्शन बोल रहा हूँ, एटीपी को एडीपी के ऐसा कन्वर्ट करने के वास्ते जो एंजाइम इस्तेमाल में आता उसके अंदर मैग्नीशियम यूज होता। तो ये मैग्नीशियम एक्टिवेट करता वो एंजाइम्स को। तो ओवरऑल जो है, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर पूछ लेंगे तो पहले क्या लिखते हैं आप? सोडियम एंड पोटेशियम के दो फंक्शंस लिख लेते आप। तो सोडियम एंड पोटेशियम regulates the nerve impulse transmission, are useful for the nerve impulse transmission बोल के लिखते, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते बोल के लिखते, और एंजाइम्स को एक्टिवेट करते बोल के लिखते। ये सो these two are the uses of the sodium and potassium beta. Now about the magnesium and calcium. Magnesium is the pigment present. Magnesium is present in the chlorophyll and useful for the photosynthesis. Magnesium activates the enzymes. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिवेट करता। सुन रहे बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? एंड यूजफुल फॉर द कन्वर्शन ऑफ द एडीपी टू द एडीपी। और कैल्शियम जो है फॉर द थिकनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ के वास्ते इस्तेमाल में आता, सेल वॉल को घट बनाने के अंदर काम आता, थायराइड हार्मोन के फंक्शनिंग में कैल्शियम काम आता। तो ये यूजेस लिखना है आपको। तो आपको व्हाट इज इट कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी? हाँ बेटा, एटीपी टू एडीपी। एटीपी बोले तो ट्राइफॉस्फेट, एडीपी बोले तो डाइफॉस्फेट। ट्रांसफरेज है सर अब ये क्वेश्चंस के लिए हम लास्ट मिनट बुक रेफर करना है या टेस्ट बुक के बैक साइड है तो पूरे क्वेश्चंस पढ़ना? पूरे क्वेश्चंस नहीं, अब जो क्वेश्चंस बोले वो नोट करें आप यस ब्लॉक एलिमेंट्स में। हाँ सर। तो ये अपनी जो मटेरियल है, एक बार मैं बोल रहा हूँ फिर, ये मटेरियल है ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले रेफर करना, उसके बाद वो देख लेना आप। इसमें एसएक्यूज और एलएक्यूज दो कवर हो जाते हैं। सर इसमें एस ब्लॉक के एसएक्यूज नहीं है सर? एस ब्लॉक के एसएक्यूज वही खुद मैं देख रहा हूँ बेटा। मैं अभी तो ये नोट करे आप, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम। इससे पहले व्हाई द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव पूछा। तो आप इसका रीजन भी समझाया मैं आपको। सुनने बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस यस सर। तो ये सिग्निफिकेंसेस नोट करें ना आप लोग। व्हाट आर द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम? लिख लिए आप लोग? सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस लिखे? नहीं लिखे सर, आप एक्सप्लेन कर रहे समझे। तो आप जब से हम समझा रहे हैं आप लोग उसको नोट नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्लास वर्क में नहीं लिख ले रहे? नो सर। तो मटेरियल में भी है बेटा, थोड़ा देखिए आप लोग, प्रीवियस मटेरियल है अपनी कॉलेज की मटेरियल में, तो उसको उसमें रहता सर। लीजिए। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन बोल दिया बेटा मैं ये। तो उसके बाद में देखिए बेटा, ये इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा रहा हूँ बेटा। इसका जो कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है।
सोडियम का कंपाउंड NaOH को कॉस्टिक सोडा बोल के भी बुलाते, कॉस्टिक सोडा, Yes, sir. because it has causticizing property. Caustic soda, caustic soda, because it has causticizing properties. When it is found on the protein, skin के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर गिर गई तो एक बल्कि मास फॉर्म हो जाता, प्रोटीन का शेप आउट हो जाता, बल्कि मास फॉर्म होता है। ये प्रॉपर्टी को causticizing प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो sodium hydroxide is called as the caustic soda because due to its causticizing property. सुन रहे बेटा? Yes, sir. प्रिपरेशन ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH के प्रिपरेशन के बारे में समझा रहा हूं मैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जनरल मेथड से भी प्रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी प्रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जनरल मेथड भी एक है, जनरल मेथड, दैट इज द गॉसेज मेथड और कॉस्टिसाइजिंग मेथड बोल के बुलाते, कॉस्टिसाइजिंग मेथड, कॉस्टिसाइजिंग मेथड और गॉसेज मेथड। कॉस्टिसाइजिंग मेथड में सोडियम कार्बोनेट को यूज करते, इसको मिल्क ऑफ लाइम से मिला के गर्म करते, 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते, 80 डिग्री, Na2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपली आप NaOH से मिलता और CaCO3 से मिलता। As a result of that, you will get the sodium hydroxide plus CaCO3. This is the method is called as causticizing method or Gaussian method. सुन रहे बेटा? Yes, sir. प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हो गया सर। जी बेटा। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कल की क्लास में कंटिन्यू करते बेटा इंशाल्लाह। सर हाँ, कल सर, की क्लास में जो है आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाते। आज जो सर? है आप जी सर अब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपके क्वेश्चंस और 1 मिनट बुक पढ़ लिए तो बस है ना सर? हाँ बेटा, अभी जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं 1 मिनट बुक से दे रहे हैं और थोड़े दे रहे हैं इंपॉर्टेंट हाँ। जो है। अभी यहाँ पे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम का नहीं दिया, वो नोट करिए आप, ऐसे क्यों में आता हो। हाँ सर वही अगर आपके ये से पढ़ लिया और या सो 1 मिनट बुक पढ़ लिया तो बस से क्या पूछेगा? तो बस हो जाता है, एसएक्यू एलएक्यू कवर हो जाते हैं, वीएसएक्यू थोड़ा पढ़ना पड़ता है, हम आखिरी में डिस्कस करते हैं वीएसएक्यू के बारे में, ठीक है? वीएसक्यूज के लिए पूरा पढ़ना मोर पड़ता है देन सर? एनफ है बेटा, हम लिखा है सो मोर देन एनफ है, हम लिखा है सो हम जो पढ़ा रहे हैं वो एसएक्यूज और एलएक्यूज मिल जाते हैं आपको उसमें से। वीएसक्यूज के लिए वीएसएक्यू भी पढ़ा रहे हैं हम, फिर और एक बार डिस्कस करते हैं वीएसएक्यूज कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल होना है तो तकरीबन पढ़ना पड़ता है अपने को चैप्टर वाइज, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो वीएसएक्यू ये होते जो है वीएसएक्यूज में भी एक क्वेश्चन बाहर से आता है सर। जी बेटा, वीएसएक्यूज वीएसएक्यूज में से भी एक क्वेश्चन बाहर से आता है सर। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन इधर से थोड़ा ट्विस्टेड रहता, बाकी ये पूरे अपन इम्पोर्टेंट पे रहते। कर ले सकते। क्या बोले एक सर? दो क्वेश्चन आते, क्या एक दो क्वेश्चन वीएसएक्यू से आपको जो है थोड़ा ट्विस्टेड, मतलब थोड़ा रीजनिंग में भेजता, मतलब थोड़ा सोचने में थोड़ा टफ देता वीएसएक्यू से एक क्वेश्चन, बाकी के इजी रहते, कर ले सकते। जी बेटा, अभी मैं दूसरी क्लास है, फिर इंशाल्लाह कल NaOH का जो है दूसरा मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड प्रिपरेशन है, उसके बारे में समझाते बेटा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।